हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ देयर। तो चलते हैं देयर का प्रयोग पढ़ते हैं। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूज ऑफ देयर में ये समझेंगे कि हमें देयर का प्रयोग कब करना होता है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि देयर का प्रयोग पढ़ने के लिए हमें इज़मार का प्रयोग आना चाहिए, वाजवर का प्रयोग आना चाहिए, है ना, शैल बी विल बी का प्रयोग आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो देयर का प्रयोग होता है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। ठीक है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, देयर का प्रयोग पढ़ने में समस्या होती है, तो हमने इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें आपको हमने यूज ऑफ इज़मार, यूज ऑफ वाजवर, यूज ऑफ शैल बी विल बी, है ना, ऐसे तमाम कई यूजेस आपको पढ़ाए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करिए। हमारा यूट्यूब चैनल @सुरेंद्र क्लासेस आप लिखकर सर्च करेंगे, उसमें सारे वीडियो जितने होंगे आ जाएंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। यदि नहीं पढ़ा है तो प्रेजेंट या पास्ट के जो यूजेस हैं। चलिए, और हमारी कोशिश तो यही है कि हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। ठीक है। नहीं भी पढ़ा तब भी यहाँ से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि देयर का प्रयोग होगा ही या फिर नहीं होगा। तो जिन वाक्यों से यह अज्ञात हो, अस्पष्ट हो कि किसी चीज अर्थात जैसे वस्तु या व्यक्ति, है ना, किसी भी चीज का कहीं पर होना या ना होना पाया जाए, यानी होना या फिर ना होना पाया जाए, अर्थात किसी वाक्य से स्थान का बोध हो, अर्थात किसी वाक्य से काहे का बोध हो, स्थान का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं तथा सब्जेक्ट को, यानी वाक्य में आया हुआ सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात लिखते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद कभी लिखा ही नहीं जाता है ना। सबसे बड़ी शंका की बात, ये कैसी पहचान है, ये कैसा तरीका है, कैसा नियम है। तो चलिए पढ़ते हैं, है ना, तभी तो समझ में आएगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। इसका निगेटिव होना पाया गया, न होना मतलब निगेटिव, है ना। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम इसका पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अब यहां पर हम इसको पढ़ने के लिए संरचना सूत्र को समझेंगे, यानी स्ट्रक्चर को। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, एक चीज आपको और बता दें, ऐसे वाक्य जो देयर के प्रयोग होंगे जिन वाक्यों में, वहां पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता। वहां पे देयर एकदम निरर्थक के ही रूप में होता है, बस सब्जेक्ट जगह पे लिख जाता है। काहे का बोध कराने के लिए, किसी वस्तु का कहीं पर होना या फिर ना होना पाए जाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, देयर होगा। यहाँ पर क्या होगा, वर्ब होगा। अब वर्ब के बाद फिर आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। तो आपको बता दें यहाँ पे जो वर्ब होता है ज्यादातर बी के ही रूप होते हैं, यानी ज्यादातर बी का प्रयोग होता है। अब बी क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि स्थान दिया है तो लिख देंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्थान, जिसको हम बोलते हैं प्लेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस। अब देखिए यहाँ पर वर्ब जो है वो बी के रूप में 90% बी का ही प्रयोग होता है। बी का मतलब देख लीजिए, बता देते पहले से। बी का मतलब होगा इज, आई एम, आर, जो कि प्रेजेंट को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, प्रेजेंट को दर्शाते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होगा इसका, वाज, वर, जो कि काहे को दर्शाते हैं, पास्ट टेंस को दर्शाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या होगा इसका, कभी कभार हो सकता है आए, शैल बी या फिर
विल बी, जो किसको दर्शाते हैं, फ्यूचर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, फ्यूचर को। तो कभी कभी ये आता है, नहीं तो बाकी ज्यादातर प्रेजेंट का इज एम आर और पास्ट का वाज वर आता है वर्ब के रूप में। ठीक है, कभी बाय द वे शैल बी या विल बी अर्थात फ्यूचर में दे दिया, बात की बात है। और इसका मतलब क्या है, जो वर्ब है, अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा में 2 छात्र हैं। कक्षा में 2 छात्र, देखो कक्षा में 2 छात्रों का होना या न होना, यही तो पहचान बताई गई थी ना। तो यहाँ पे होना बताया जा रहा है, तो चाहे होना बताया जाए और चाहे ना होना पाया जाए। तो देखिए यहाँ पे किसी चीज का, तो कौन है कक्षा में, कौन, 2 छात्र। देखो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो लेकिन अब यहाँ पर इसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमको काहे का प्रयोग करना देयर का। तो एक चीज एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि अगर कोई भी चीज कहीं पर होना या ना होना बतलाया जाएगा तो सब्जेक्ट के जगह पे, सब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। कहेगा, अब देखिए कक्षा में 2 छात्र हैं, तो कक्षा में 2 छात्रों का होना बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पे काहे का प्रयोग होगा, देयर का। सब्जेक्ट के स्थान पे काहे का प्रयोग होगा, देयर का प्रयोग हो जाएगा। अब वर्ब के रूप में हम क्या पकड़ेंगे, समझना ध्यान से। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा ये बी होगा। ज्यादातर हमने क्या कहा, बी का ही प्रयोग। कैसे, समझिएगा। तो वाक्य का आप टेंस समझिए, कक्षा में 2 छात्र हैं ना, तो है का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट दर्शाता है। तो इसका मतलब इज एम आर में से, इज एम आर में से कोई एक हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये किसके अनुसार लिखा जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। इस बात को याद रखना, यहाँ पर जो वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के ही अनुसार लगेगी, भले ही सब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखा है। तो यहाँ देखिए 2 छात्र, तो 2 छात्र के अनुसार क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पर फिर क्या होगा, 2। छात्र का क्या होता है, स्टूडेंट। यहाँ एक से ज्यादा इसलिए क्या हो गया, स्टूडेंट से। समझना ध्यान से, हमने देयर का प्रयोग किया, फिर वर्ब का प्रयोग किया, और हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि वर्ब के रूप में 90% बी का ही प्रयोग किया जाता है। बी का मतलब हमने आपको ये लिख के बताया कि प्रेजेंट अगर होगा ये, है ना, हाय हाय हाय, है ना, हूँ, तो प्रेजेंट दर्शाता इज एम आर का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट प्लेस लिखेंगे, कक्षा में, तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये बात आपको समझ में आई, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि अगर किसी भी चीज का कहीं पर, और हमने क्या कहा, व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, ठीक है, कहीं पर होना या ना होना पाया जाएगा, तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, और सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखते हैं। सब्जेक्ट को किसके बाद लिखते हैं, वर्ब के बाद लिखते हैं। तो इस सिचुएशन में ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखना इस बात को। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक तोता था। अब देखिए एकदम छोटा सा वाक्य, ये बड़ा सा अगर समझ में आ गया तो छोटा सा नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि अब हम कर लेंगे, क्या दिक्कत, वीडियो बढ़ाओ, तो बस वहीं से आप धोखा खा गए, है ना। तो आप अगर वीडियो बढ़ा के नहीं देखते हैं, दौड़ा के नहीं देखते हैं, है ना, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। अन्यथा जो भी आपका अगर लग रहा कि हम अपना जो है इसको पढ़ करके कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो वही सबसे बड़ी समस्या। एक तोता था, अब यहाँ पे कैसे करोगे, एक तोता था, द पैरोट वाज, यही सबसे बड़ी गलती, यही कर दोगे, है ना। एक तोता, तो ध्यान से देखिए, जो तोता है ना, ध्यान से समझना। अब इस तोते का कहीं पर होना या ना होना, है ना, कहीं पर होना या फिर ना होना मतलब, अब यहाँ पे लग रहा है कि स्थान तो है ही नहीं है,
तो देखिए ऐसे ही वाक्यों में स्थान का बोध हो रहा है। देख रहे हो ना, हमने लिखा है अर्थात किसी वाक्य से स्थान का बोध हो। स्थान लिखा नहीं है लेकिन स्थान का बोध हो रहा है। समझ में आई बात है? यहाँ पे लिखा था कोई दिक्कत, यहाँ नहीं लिखा, हो रहा है। देखिए जैसे अगर कमेंट कोई करता है तो आपके क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन जब करेंगे तो कैसे कमेंट करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा एक तोता था, किस चीज बता रहे हैं कि एक तोता था, तो अगला व्यक्ति सुनने वाला क्या बोलेगा? कुछ तो बोलेगा ना। क्या बोलेगा? कहाँ था। तब आप बता सकते हैं कि बगीचे में था, पेड़ पर था, क्या घर के ऊपर था, आंगन में था। देखो तब स्थान बता रहा है। समझ में आई बातें? तो यहाँ पे स्थान लिखा नहीं है लेकिन स्थान का बोध हो रहा, तब भी आपको देयर का प्रयोग करना। तो देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर कर दिया, है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इसके बाद था, थी, थे, आए, तो हम कौन सा पकड़ेंगे? पास्ट वाला वर्ब पकड़ेंगे, अर्थात वाज वर्ब में कोई एक। तो यहाँ पे देखिए एक तोता, तो कौन था? एक तोता। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका एक वचन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? वाज, है ना। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं हमने वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब के बाद देख रहे हैं आप कि हमें अब सब्जेक्ट का प्रयोग करना था। यहाँ पे हो जाए अप आई रोट, है ना। क्लियर? देयर का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे देयर, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद प्लेस नहीं दिया, तब स्थान का बोध हो रहा था, पर दिया नहीं है। चलिए तीसरा देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ध्यान से समझना, प्रेजेंट में भी आ सकता, पास्ट में भी आ सकता, लेकिन कुछ इस तरीके से भी आ सकता, ठीक है, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे गांव में एक बूढ़ा आदमी था। देखिए मेरे गांव में एक बूढ़ा आदमी था, तो एक बूढ़े आदमी का एक बूढ़ा आदमी रहता था। तो यहाँ पर देखिए क्या है? था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। हम आपको ये एग्जाम्पल एक एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं ताकि कभी ऐसे मिले, और लिटरेचर में अक्सर कभी ना कभी मिलता है कि एक बार की बात है एक राजा रहता था, है ना, बहुत समय पहले की बात है एक राजा था, है ना, वंस या फिर लांग एगोलांग जो भी है ना, वंस अपॉन अ टाइम, इस तरीके से कुछ आता है। तो ध्यान देना वहां पे देयर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो कौन रहता था? एक बूढ़ा आदमी। ध्यान से समझना, एक बूढ़ा आदमी रहता था, लेकिन कहाँ? मेरे गांव में। तो एक बूढ़े आदमी का मेरे गांव में रहने की बात बताई जा रही, क्या है? होने की बात बताई जा रही है ना। तब भी यहाँ पर हम सब्जेक्ट की जगह क्या करेंगे? देयर का प्रयोग। काहे का प्रयोग? तो देयर। अब देखिए यहाँ पे वर्ब का रहता था, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। और बी क्या है आपका? मुख्य क्रिया नहीं है, लेकिन मुख्य क्रिया की तरह यूज किया जाता है। जैसे आपने वर्ब वाले कैटेगरी में देखा होगा, इसको लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं ना, इज एम आर वाज वर्ब को जो भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिव्ड। अब कौन रहता था? एक आदमी। देखो अब वर्ब के बाद, अब ध्यान देना, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा कि सर वर्ब के बाद सब्जेक्ट कैसे होगा, वर्ब के बाद सब्जेक्ट हमने कभी नहीं देखा, तो आज आप देख लीजिए वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन कब? सिर्फ और सिर्फ देयर के प्रयोग, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए क्या? एक बूढ़ा आदमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ओल्ड मैन। देख रहे हो ना, हमने क्या देयर किया, फिर वर्ब लिखा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, एन ओल्ड मैन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लेस इन माई विलेज। समझ में आई बातें?
अगर आपको कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद कैसे है तो यहाँ से देख ले, समझ लीजिए। यहाँ पे देयर लिव्ड है, देख रहे हो ना। अब ये नहीं होगा कि देयर एन ओल्ड लिव्ड, इस तरीके से नहीं होगा अनुवाद। इस बात को याद रखना। आप कहानियों में भी आपने देखा होगा इस तरीके से कि देयर का प्रयोग हो रहा होता है तो उसके बाद वर्ब होगा और वर्ब के बाद ही वाक्य का सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमने समझाने का प्रयास किया। लेकिन याद रहे वर्ब के रूप में ज्यादातर बी का ही प्रयोग होता है। बाय द वे कभी मुख्य क्रिया का प्रयोग हो जाता है, अन्यथा बी अर्थात इज एम आर, वाज वर, शैल बी या विल बी, इन्हीं का प्रयोग होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले इसका हम संरचना सूत्र समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देयर के प्रयोग का निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले देयर होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका वर्ब बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसके बाद नॉट या फिर नो होगा, नॉट या नो होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद प्लेस होगा। हमने अभी आपको बताया फॉर्मेटिव में पूरी तरह से। ठीक है, बात है बी, ज्यादातर बी ही आता है, इज एम आर वाज वर। ठीक है, इज एम आर वाज वर, बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है, जैसे अभी अफर्मेटिव वाले में आपको बताया वर्ब मुख्य क्रिया भी हो सकती है तो और बी भी हो सकता है, तो उसका कंफ्यूजन आपको हमने दूर किया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और है कि नॉट या नो, नॉट लगाएं कि नो लगाएं, नॉट लगाएं कि नो लगाएं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आया मेरी जेब में 10 रुपए नहीं हैं। अब यहाँ देखिए क्या, मेरे जेब में 10 रुपए नहीं हैं, तो पहले टेंस आप समझेंगे। ठीक है, पहले आप टेंस समझिए, प्रेजेंट है। अब ये समझना है कि क्या बोला, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, तो मेरी जेब में 10 रुपए का ना होना पाया जा रहा है, 10 रुपए का ना होना पाया जा रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, देयर का। तो देयर की पहचान आप परफेक्ट याद रखेंगे, जब याद रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो किसी चीज का ना होना बताया जा रहा है, 10 रुपए का ना होना बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। जहां पर आप अक्सर अनुवाद में सब्जेक्ट लिखते हैं ना, वहां पर आपका देयर होगा। अब बी के रूप क्या होगा, यहाँ पे टेंस के अनुसार प्रेजेंट को दर्शाता है, तो इज एम आर जो भी होता है बी का रूप, लेकिन यहाँ पे हम इज आर ही प्रयोग करते हैं। आई तो आई नहीं तो हम कहाँ से होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। आपको बता दें किसके अनुसार बी का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है, यानी 10 रुपए, तो 10 रुपए के अनुसार यहाँ पे प्रेजेंट के हिसाब से आर हो जाएगा, देयर आर, है ना। और बी को हमने तो लिख तो लिया, ठीक है, यानी जो आपका बी वर्ब है उसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम कंफ्यूजन वाले शब्द है कि नॉट लगाएं कि नो लगाएं, नॉट लगाएं कि नो लगाएं। तो आपको हम बता दें, यदि कोई भी नाउन, ठीक है, काहे से शुरू हो, जैसे 1 2 3 डैश डैश, जो भी हो, गिनती हो, क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, डैश डैश गिनती हो, या फिर क्या हो, मच या फिर मैनी। ठीक है, मच या मैनी हो, तब याद रखना, यानी किसी भी नाउन की शुरुआत 1 2 3 4, अर्थात अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वहां पे 1 2 3 4 5 6 या मच मैनी करके आएगा। तो याद रखना, हमें क्या करेंगे, तब हमें बी के बाद अर्थात इज आर या फिर वाजवर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर। तो यहाँ देखिए 10 रुपए था ना, तो यहाँ क्वांटिटी यानी गिनती के रूप में आया है ना, 1 2 3, है ना, 10 है। अब यहाँ पे 10 स्टूडेंट भी होता,
है ना, तब भी नॉट लगाते, क्योंकि स्टूडेंट जो नाउन है वो गिनती से स्टार्ट, यानी कोई भी नाउन, अपनी सिंपल सी भाषा में याद रखिए, कोई भी नाउन अगर 1 2 3 4 5 अर्थात गिनती से स्टार्ट होता है तो निगेटिव में यदि देयर का प्रयोग है तो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, जो वर्ब होगा इज, आर, वाज, वर, जो भी यानी वर्ब होगा उसके बाद हम काहे का प्रयोग करेंगे, नॉट, है ना। बी वर्ब के बाद हम काहे का प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट 10 रुपीज, 10 रुपीज, सब्जेक्ट लिख लिया। अब कहा, मेरी जेब में, तो प्लेस क्या हो गया, इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। क्लियर। यही कंफ्यूजन आपको ना कोई बता पाता है और ना आप सीख पाते हैं, तो इसलिए आपको बार बार यही कहते हैं कि वीडियो दौड़ा के अगर आप देखेंगे तो जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने होंगे वो अनक्लियर हो जाते हैं। आपको लगता है कि हमने अब एक पढ़ लिया, अब क्या हम कर सकते हैं। तो ये अगर दोनों शब्द देखिए, हर वहाँ भी आपको बताया गया कि वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में भी थी और बी के भी रूप में था, है ना। ज़्यादातर बहुधा बी का ही प्रयोग होता है और उसका हमने डिटेल आपको बताया था, है ना। यहाँ पे आपको हमने, अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल कि नो का प्रयोग कब कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेज पर कोई प्याला नहीं था, समझना ध्यान से। तो पहले वाक्य को देखो किस टेंस में, पास्ट टेंस में। तो जब अगर प्रेजेंट में है तो आप इज एम आर वाले को याद कर लेना, अगर पास्ट में है तो आज वर वाले को याद कर लेना, ठीक है। और यदि फ्यूचर में आ जाए तो आप शैल बी विल बी को याद कर लेना, बस और कुछ नहीं होगा बी के रूप में, अर्थात वर्ब के रूप में, ठीक है। जो भी यहाँ पे बी वर्ब होगा वहां पर बस इतना याद कर। तो पास्ट है तो अब आपके माइंड फीड हो जाना चाहिए कि वाज वर्ब में इसको एक लगेगा। चलिए, तो मेज पर कोई प्याला नहीं, तो मेज पर कोई प्याला ना होने को बताया जा रहा, मतलब देयर का प्रयोग है, क्या प्रयोग, देयर का प्रयोग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे। फिर वर्ब देखिए वाजवर होगा, लेकिन वाजवर किसके अनुसार होगा, यहाँ पर जो क्या नहीं होगा, कौन नहीं होगा, प्याला। क्यों, क्योंकि मेज पर ही तो स्थान का बोध करा रहा। तो यहाँ पे प्याला है ना, तो यहाँ पे देखिए प्याला नहीं था, तो यहाँ पर प्याला। अब आप देखिए यहाँ पर ये नहीं पता चलता है एक वचन की बहुवचन, है ना, तो लिखा है तो एक ही वचन की तरह दिख रहा है प्याला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज, देयर वाज। अब यहाँ पे देखिए नहीं का अर्थ क्या हो जाएगा, नॉट होगा या नो। तो प्याला में गिनती तो लगी नहीं कि 2 प्याला 3 प्याला 4 प्याला, अगर लगा होता तो नॉट लगाते। अगर गिनती से नाउन स्टार्ट होगा या मच मेनी से स्टार्ट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो बाकी सभी के साथ नो, ठीक है। नो कप इन, या देखिए मेज पर, सॉरी, ऑन द टेबल। क्लियर। अगर कोई भी नाउन ना समझ में, सब्जेक्ट समझिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर गिनती से शुरू हो 1 2 3 4 5 कुछ भी मच या मैनी से शुरू हो तो उसके साथ नॉट लगाएंगे, बाकी सभी के साथ नो। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम यस या नो टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा से सूत्र समझते हैं। इसमें का जो वाक्य होता है क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में, और इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे स्टार्ट होती है ना, यानी जो हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कोई भी वर्ब होती है ना, सहायक क्रिया जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बी होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर देयर होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद प्लेस होगा। इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मान के चलिए कि आपका जो लिंकिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो इधर आ गया और सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट वाला शब्द आ गया वर्ब की जगह पे, है ना। तो यहाँ पर देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है और सब्जेक्ट को वर्ब के बाद किया जाता है, ठीक है। जैसे अन्य वाक्यों में आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह, ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, इस तरीके से आप फील करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोल दिया गया, क्या इस मेज पर दो किताब थी? क्या इस मेज पर दो किताब थी? इसको थोड़ा सा हार्ड करके चेक करो। इस मेज पर दो किताब थी, तो मेज पर दो किताब का होना पाया जा रहा, मतलब काहे का प्रयोग होगा? देयर का। ठीक है, लेकिन देयर का प्रयोग काहे से स्टार्ट हुआ? क्या से? तो आपको बता दिया यदि क्या से स्टार्ट होगा तो टेंस को देखना, अगर था थी थे है तो आज वर लगाना, अगर है हूं है तो इज आर लगाना। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे था थी थे है इसलिए वाजी अवर लगा, लेकिन किसके अनुसार लगाएंगे? बार बार आपको बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। देयर के अनुसार क्यों ना लगाए? क्योंकि देयर का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ आकर के सब्जेक्ट के स्थान में बैठ गया। और सब्जेक्ट का स्थान कहाँ दे दिया गया? वर्ब के बाद। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मेज पर दो किताब। दो किताब तो एक से ज्यादा है तो बहुवचन है। क्या है ये आपका क्या है? बहुवचन। तो आपको कैसे समझना सब्जेक्ट कौन है? यानी जो चीज जहां पर होगी वो सब्जेक्ट होगा, और जहां पर होगी वह स्थान होगा। जैसे देखिए मार्कर, ये देखिए हथेली पे, तो मार्कर कहाँ है? हथेली। तो जहां पर है वो कहाँ है? स्थान है, और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेज पर दो किताब है तो किताब क्या हो गई? सब्जेक्ट। और मेज पर क्या हो गया? मेज स्थान। ठीक है, तो यहां पे कोई जरूरी नहीं कि यह स्थान है, कोई भी चीज। ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकता है। अगर जो चीज, जैसे मान लीजिए मेज कमरे में है तो मेज अब सब्जेक्ट हो गया, कमरा स्थान हो गया। ठीक है, तो माइंड में मत सोचना कि ये बस स्थान है तो स्थान रहेगा। कोई भी नाउन होगा, अगर कोई भी नाउन कहीं पर है, किसी में है, तो वो जहां है वो स्थान है, और जो चीज है वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो दो किताब तो बहुवचन, तो यहाँ पे दो किताब के अनुसार क्या हो गया? वर। फिर इसके बाद देयर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट टू बुक्स। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है। अब कहां पे है? इस मेज पर, तो ऑन दिस टेबल। क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यदि कभी निगेटिव आ जाए तो हमने निगेटिव आपको पढ़ा है कि गिनती से स्टार्ट होने वाले वाक्य होंगे तो नॉट लगाना, नहीं बाकी सभी के साथ नो लगाना, है ना। और यहाँ पर ठीक, अगर मान लो कभी इसमें निगेटिव आ जाए तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट से ठीक पहले ही नॉट रहेगा या नो रहेगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। चलिए अब इसका हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है? सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर ये है कि क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर बी होगा, फिर देयर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर प्लेस होगा। ठीक है, बी का मतलब बार बार बता रहे, बी का मतलब टेंस के अनुसार इज आर, टेंस के अनुसार वाज वर, टेंस के अनुसार शैल बी और विल बी हो सकता है। बी का मतलब पहली बात तो बी का मुख्य रूप इज एम आर वाज वर ही होता है। ठीक है, बाय द वे कभी फ्यूचर आ जाए तो बात की बात है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आया कि तुम्हारे घर के सामने एक पेड़ क्यों है? ध्यान से समझना, क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता, तुम्हारे घर के सामने एक पेड़ क्यों है ना। तो देखिए तुम्हारे घर के सामने एक, तो वो तो स्थान हो गया, और एक पेड़ क्यों है, तो क्यों को थोड़ा हाइड करके देखो, एक पेड़ है, तो एक पेड़ का होना तुम्हारे घर के सामने बताया जा रहा। तो मतलब काहे का प्रयोग होगा? देयर का। सबसे पहले पहचान होगी। ठीक है, देयर का प्रयोग, लेकिन किस टेंस में? प्रेजेंट में। तो दो चीज याद रखना, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में क्या होगा? इज और आर का ही होता है, क्योंकि आई तो है नहीं इसमें, है ना। इज और आर दो चीज बचते हैं। तो चलो एक पेड़ है, तो एक पेड़ का मतलब समझ गए आप,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाक का क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा, वाई, है ना। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो वर्ब बी चूज करेंगे टेंस के अनुसार कि हमें इज आर पकड़ना है कि वाज वर्ब पकड़ना, तो हमें इज है और आर में से कोई एक। तो एक पेड़ हमारा देखिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने बार बार कहा कि किसके अनुसार लगाओगे, तो बार बार यही बताने का प्रयास किया, एक सब्जेक्ट चेक करो कौन है, एक पेड़, कहाँ है, तुम्हारे घर के साथ। तो इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इसी के अनुसार हमें क्या लगाना है, बी वर्ब लगाना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, दे आर। ये भले ही आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट की तरह है, लेकिन इसके अनुसार कोई भी वर्ब नहीं डिसाइड होगा, ये वाले, ठीक है, मुख्य जो आपका वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसी, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, बस आकर सब्जेक्ट जगह पर लिख दिया गया है ना। चलिए तो यहाँ पे इज देयर, सब्जेक्ट क्या है, एक पेड़, है ना, आ ट्री, आ ट्री, एक पेड़, कहाँ है, तुम्हारे घर के सामने। तो के सामने की मीनिंग होती है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, और तुम्हारे घर का मतलब योर हाउस, सही है, तुम्हारे घर के सामने। तो यहां देखिए योर हाउस है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें और आपको सीखना है, तो हम WH टाइप क्वेश्चन का कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। और जैसे कब क्यों कैसे लगा करके ना क्वेश्चन पूछे, कितना और कितनी लगा के क्वेश्चन अगर किसी से पूछा जाए तो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, कि कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो हम यहाँ पर अनुवाद कैसे लगाएं, है ना। तो आपको बता दे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग से थोड़ा हटके है, हाउ मैनी या हाउ मच, ध्यान से समझना। फिर इसके बाद वाक्य का जो नाउन होता है वो उसके साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर, और नाउन का मतलब समझते हो, नाउन का मतलब आपके इस देयर के प्रयोग वाले वाक्य में सब्जेक्ट को कहा गया है, ठीक है। किसको कहा गया है, देयर के प्रयोग वाले वाक्य में सब्जेक्ट को कहा गया है। इसके बाद आपका बी वर्ब होगा टेंस के अनुसार, इज आर और वाज वर्ब, ठीक है। फिर इसके बाद देयर होगा, फिर इसके बाद प्लेस होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, प्लेस होगा। अब यहां पे देखिएगा कितना कब क्यों कैसे लगा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कितना कितनी लगा के पूछा गया, है ना। तो यहां पर आप देखिए कितने, तो कितने छात्र हैं, तो हम यहां पर हाउ मेनी लगाएं कि हाउ मच लगाएं। तो आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि गिने जाने वाले, हाउ मेनी, पहली बात तो समझिए कि हाउ मेनी के साथ जो नाउन आता है वो सदैव क्या होता है, बहुवचन में होता है। क्या होता है, बहुवचन में होता है। और हाउ मच के साथ जो नाउन रहता है वो सदैव एक वचन में रहता है, सदैव एक वचन में रहता है। किस में रहता है, सिंगुलर में रहता है और ये प्लूरल में रहता है। और अब रही बात कि हम इसका प्रयोग कब करेंगे, तो गिने जाने वाले, गिने जाने वाले नाउन, गिने जाने वाले नाउन के साथ क्या प्रयोग होता है, हाउ मैनी, हाउ मच। और तौलने या मापने वाले नाउन के साथ
हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। तौलने या मापने वाले नाउन के साथ क्या होता है? हाउ मच का। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले कि गिनने वाले नाउन के साथ हाउ मेनी और तौलने या मापने वाले नाउन के साथ हाउ मच है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि हाउ मेनी के साथ नाउन सदैव बहुवचन में होता है और हाउ मच के साथ नाउन सदैव एक वचन। तो देखिए कक्षा में कितने छात्र हैं, तो छात्र गिने जाने वाले हैं कि तौलने वाले। अगर आपसे पूछा जाए कक्षा में कितने छात्र हैं तो क्या बताएंगे? 5 कुंटल छात्र हैं। ऐसे तो नहीं बोलना है ना, क्या बोलोगे? 4 5 6 7 8 जो भी होंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कितना की मीनिंग फिर क्या हो जाएगी? हाउ मेनी हाउ मच, क्योंकि छात्र इसके ठीक बाद जो आगे नहीं, इसके साथ जो होगा कितना कितने कितने के साथ जो नाउन होगा उसको चेक करिए। तो हमने चेक किया छात्र गिने जाने वाले, तो यहाँ पे हाउ मेनी क्या हो गया? हाउ मेनी। और हाउ मेनी के साथ नाउन जो लिखा जाएगा वो सदैव और सदैव बहुवचन में होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो हाउ मच और हाउ मेनी के साथ साथ हमने वाक्य का नाउन में लिख लिया, जिसको हम देयर के प्रयोग में सब्जेक्ट के रूप से जानते थे, ठीक है। उसको, उस सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे नाउन के रूप में लिखा। इसके बाद बी, टेंस के अनुसार आप समझेंगे, है ना। इज लगाएं कि आर लगाएं, तो नाउन अगर बहुवचन कर दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब भी बहुवचन की लगेगी आर। अब इसके बाद क्या करना है आपको? दे आर। फिर इसके बाद प्लेस का है कक्षा में, तो इन द क्लास। समझ में आई बातें? चलिए दूसरा थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे गिलास में कितना दूध है? सॉरी, कितना दूध है था, है ना। तो यहां देखिए अब कितना दूध था, तो दूध का होना गिलास में पाया जा रहा है ना, मतलब दूध का होना कहाँ पाया जा रहा है? गिलास में। और क्वेश्चन किया जा रहा है ना, कितना दूध था, तो गिलास में 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए कितना कितनी लगा के, तो कितना दूध या कितने दूध या कितनी दूध, यानी यहाँ कितना कितनी कितने से नहीं मतलब है ये इससे एक के साथ आने वाले नाउन से मतलब है, ठीक है। कुछ लोगों को हमने देखा कि हाँ भैया कितना कितने के बारे लगा दो, कितने के बारे ये लगा दो, हाउ मेनी हाउ मच, वो सबसे गलत हो जाता। तो हम आपको कहते हैं कितना कितनी कितने से नहीं मतलब, चाहे कोई कितना लगा के पूछे, चाहे कोई कितनी लगा के पूछे, चाहे कोई कितने लगा के पूछे, मायने रखता है कि उसके बाद वाला नाउन क्या है। उसके बाद वाला नाउन क्या है? गिने जाने वाले नाउन है कि तौलने या मापने वाले नाउन है। तो इन दोनों को लगाने के लिए पहले ये चेक करो, तो दूध क्या है? तौलने या मापने वाले चीज, तो गिनने वाले तो नहीं है ना। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? हाउ मच। और हाउ मच के साथ और हाउ मेनी के साथ दोनों के साथ नाउन होता है, तो यहाँ पे मिल के। और याद रहे हाउ मेनी के साथ सदैव बहुवचन का नाउन होता है, हाउ मच के साथ सदैव एक वचन का नाउन होता है। तो हमने उसके साथ साथ, और जिसको हम देर के प्रयोग में सब्जेक्ट के रूप से जानते हैं, ठीक है। चलिए ये यहाँ आ गया। फिर बी के रूप में अब हम टेंस के अकॉर्डिंग वाज या वर, तो यहाँ पे इसके नाउन के अनुसार क्या हो जाएगा? वाज। फिर इसके बाद देयर, फिर इसके बाद स्थान, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन द ग्लास। क्लियर? बात समझ में आई? देयर का प्रयोग। यदि आपको इसमें कोई शंका रह गई हो या कोई टॉपिक या कोई कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि इससे रिलेटिव आप एक्सरसाइज करते हैं और वो क्वेश्चन आपको ना आए उसमें से, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट के जरिए भेजकर आप हमसे उसका आंसर ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।